नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी। मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जो कि हमारी सीडीपी की हमारी वीडियो नंबर 2 है इस सीरीज़ की। और यहां पर हम बात करेंगे 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यूपी टेट, सी टेट या एच टेट की हम बात करें, या फिर हम बात करें एमपी टेट की, हर एक में सीडीपी में ये वाले क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मूल प्रवृत्तियों की जैसी बात आ जाती है तो हमें एक नाम याद कर लेना है, जिसका नाम है मैकडूगल। क्या नाम है? मैकडूगल। मैकडूगल हमें नाम याद रख लेना है। मैकडूगल हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। मैकडूगल वही है जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि 14 तरीके के संवेग होते हैं और उन्हीं संवेगों से व्यक्ति की आदतों का निर्माण होता है। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि संकेत अधिगम, जो गैने के सीखने के जो एक सिद्धांत है इनका, संकेत अधिगम का सिद्धांत है इनका, गैने का, इन्होंने कहा था कि इसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में हमारे पास में है साहचर्य अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, या फिर परंपरागत संबद्धता अधिगम। तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है, परंपरागत संबद्धता अधिगम, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। गैने ने बेसिकली 8 तरीके के सिद्धांतों का इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी। उसमें सबसे पहला था संकेत अधिगम, सेकंड नंबर पे था उद्दीपक अनुक्रिया, तीसरे पर श्रृंखला अधिगम, चौथे पर था आपका शाब्दिक साहचर्य, पांचवें पर था आपका विभेदीकरण, छठे पर संप्रत्यय, सातवां सिद्धांत अधिगम और आठवां था समस्या समाधान। ठीक है, तो ये गैने के 8 प्रकार के अधिगम थे, जिसमें ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियाँ बताई जाती हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधि कौन से पहलू में बताई जाएगी? ठीक है, निरोधात्मक पहलू, यहाँ पर रोका जाएगा चीज़ों को। संरक्षणात्मक पहलू, यहाँ पर संरक्षण किया जाएगा। तीसरा है सकारात्मक पहलू, यहाँ पर पॉजिटिव माइंड आपका यूज़ किया जाएगा। चौथा उपचारात्मक पहलू, यानी कोई भी अगर कमी होती तो उस कमी को ठीक किया जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपका संरक्षणात्मक पहलू, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन से आव्यूह को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है? सोक्रेटिक मेथड या सुकराती विधि हमारी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए था हमारा प्रश्नोत्तर व्यूह, प्रश्नोत्तर आव्यूह, जिसको हम प्रश्नोत्तर विधि के नाम से भी जानते हैं। सुकरात का मूल मंत्र था अपने आप को पहचानो। क्या था मूल मंत्र? अपने आप को पहचानो। इसके प्रमुख तत्व क्या क्या थे? संदेह, यानी ये जो आपकी प्रश्नोत्तर आव्यूह है, इसके जो प्रमुख तत्व भी हैं कौन कौन से हैं? पहली बात तो है आपका संदेह। सेकंड आपका क्या है? यहाँ पर है बातचीत। ठीक है, बातचीत जिसे आप वार्तालाप कहते हैं। थर्ड नंबर पे आपका द्वंद्वात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक और परिभाषात्मक। ये सारे क्वेश्चन आपके किस में पूछे जाते हैं? प्रश्नोत्तर आव्यूह में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हमने रिपीट कर दिया एक तरीके से। रॉबर्ट गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? तो रॉबर्ट गैने ने अधिगम की 8 परिस्थितियां बनाई हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सकमैन बेसिकली यहाँ पर वर्ड नहीं है, वर्ड है सचमैन है। ठीक है, क्या नाम है? सचमैन, रिचर्ड सचमैन। तो सचमैन का परीक्षा मॉडल जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सचमैन ने जो परीक्षा मॉडल, परीक्षा मतलब प्रश्न पूछना, प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं? सचमैन के हिसाब से प्रश्न वो पूछे जाते हैं जिसमें एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड हो। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा आगमनात्मक हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कंप्यूटर कुंजी, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर कुंजी पटल जिसे हम कीबोर्ड कहते हैं, कीबोर्ड की कुंजी क्या उत्पन्न करेगी? तो भाई देखो, जब भी आप कीबोर्ड का कोई भी की प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो जो कीबोर्ड है वो सीपीयू को एक इंस्ट्रक्शन देता है, एक अनुदेश देता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुदेश देगा, यानी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर बटन को, या फिर आपको ये वाला क्या हम कहेंगे उसके स्टेप आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से कंप्यूटर का है। ये कहता है कि कंप्यूटर उपागम अनुदेशन में सम्मिलित क्या नहीं है? उपागम अनुदेशन का मतलब है कि ऐसा कौन सा जो इसको कंप्यूटर को प्रोग्राम को कोई जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो कौन नहीं दे रहा है? ऑप्शन में देखते हैं हम। इंटरनेट इंस्ट्रक्शन देता है। एक्सेल शीट और पावर पॉइंट, ये भी एक इंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है। CD DVD, यहाँ से भी इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है। चौथा है प्रिंटर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि प्रिंटर क्या कहता है? प्रिंटर आपको आउटपुट दे रहा है उस कंप्यूटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है
कि आईसीटी द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। आईसीटी बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये हमारी सूचना तकनीकी और प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं। तो आईसीटी अगर आप शिक्षा दोगे आईसीटी के माध्यम से तो क्या होगा, क्या धार्मिक भावना आहत होती है? नहीं। सामाजिक स्थिति कैसे आहत हो सकती है? नहीं। क्या कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड आपकी प्रभावित हो सकती है? इससे बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर शिक्षण कौशल प्रोग्रामर कंप्यूटर से शिक्षा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर ना भी रहे बाई चांस, तो भी हमारा आईसीटी सुचारू रूप से चल सकता है। भाई धार्मिक भावना की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसमें, सामाजिक स्थिति का कोई मतलब ही नहीं है। भाई ये गरीब भी अब इससे सीख सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर तेज हो या धीमा हो, भैया आईसीटी तो अपना काम करेगी, क्योंकि आईसीटी किस पे काम करेगी? कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर की स्पीड से इसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि उपग्रह संप्रेषण के काम में किसकी आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जब भी कभी हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? ऑप्शन में हमारे पास में ट्रांसपॉन्डर, ये आपके संदेश को चेंज करता है। प्रवाहक, ये क्या करता है, ये आपके संदेश को आगे बढ़ाता है। संग्राहक, आपके डाटा को कलेक्ट करता है। राडार, राडार का मतलब है जब आप कोई उपग्रह जो कि आसमान में या फिर अंतरिक्ष में चल रहा हो, उसको राडार से पहचान सकती है। तो ये हमारे संप्रेषण में कोई काम नहीं करता राडार, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस कौन कौन सा नहीं है। ऑप्शन में हमारे पास में है जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर और मैग्नेटिक डिस्क। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है मॉनिटर, मॉनिटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर कैसा डिवाइस है? मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जो भी इसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो कहाँ से आ रही है? मॉनिटर पर निकल कर सामने आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। व्यवहार और व्यक्तित्व की बात जब करेगा तो कोई व्यवहारवादी करेगा। व्यवहारवादी अब यहाँ पर कौन कौन है हम देख लेते हैं। स्किनर, क्रो एंड क्रो, कॉलसैनिक या थॉर्नडाइक। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, ये हमारे व्यवहारवादी समूह के सदस्य थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा स्किनर, स्किनर जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान, ये भी एक कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कथन किसने दिया था? जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या। तो जब भी कभी जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने की बात आ जाएगी तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जो क्रो एंड क्रो, ये हमारा हमेशा करेक्ट हो जाएगा। क्रो एंड क्रो एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। एक शिक्षक मनोविज्ञान के लिए क्या क्या काम करेगा? पहली बात, मनोविज्ञान उसे क्यों ज़रूरी है? स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी के लिए। हाँ बिल्कुल, वो मनोविज्ञान का यूज़ करेगा इसमें कि अपना ज्ञान वो किस तरीके से करे, अपनी तैयारी किस तरीके से करे, तो उसकी जानकारी उसे शिक्षा मनोविज्ञान में मिल जाती है। बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, हाँ जी, बालक क्या सीखता है, कैसे सीखता है, कितना सीखता है, इसकी भी जानकारी उसको शिक्षा मनोविज्ञान से मिल जाती है। तो में से दोनों ऑप्शन सही है, तो मतलब आपका विकल्प नंबर सी जो है संख्या ए और बी दोनों सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक, कोई भी शिक्षक जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी सीख लेता है, वो शिक्षक क्या कर सकता है? बालकों की वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है। जी हाँ, ये हमने बात की पिछले क्वेश्चन में। उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कक्ष में अनुशासन स्थापित कर सकता है या करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अभिवृद्धि, ये शब्द है अभिवृद्धि, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अभिवृद्धि जो शब्द है बेसिकली वृद्धि के लिए कहते हैं, यानी ग्रोथ जिसे हम कहते हैं। तो बालक के मानसिक विकास के लिए नहीं, बालक के सामाजिक विकास के लिए बिल्कुल भी नहीं, बालक के शारीरिक विकास के लिए हाँ, बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए नहीं। अभिवृद्धि किसकी होगी? ग्रोथ किस चीज़ की होती है? ग्रोथ क्या मेंटल ग्रोथ होती है? नहीं, मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? शारीरिक विकास की हो रही है। 17वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित कौन करता है? शारीरिक वृद्धि और विकास यानी कि डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों को कौन प्रभावित करेगा? वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम या वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वंशानुक्रम यानी कि उसकी हेरिडेटरी जो है वो किस समाज में पैदा हुआ है, वो वातावरण भी, और साथ ही साथ वो किस जीन्स के साथ पैदा हुआ है वो भी, ये दोनों किसको प्रभावित करते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वृद्धि को प्रभावित कैसे करेंगे? सपोज कीजिए अगर किसी बच्चे के माँ बाप छोटे हैं तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो बच्चा भी
उसकी हाइट भी थोड़ी कम ही रहे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। अधिगम प्रक्रिया का पक्ष कौन सा नहीं है? उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन या दबाव। जी, उद्देश्य तो अधिगम के लिए बहुत ज़रूरी है, अभिप्रेरणा भी अधिगम के लिए ज़रूरी है, पुनर्बलन की भी आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन दबाव डालना ये आपका अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ बेसिकली सिद्धांत दे रखे हैं कि किस किस ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो कोहलर ने हमारे सूझ का सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, पावलोव ने दिया था संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत और स्किनर ने दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो जो हमारा जो आंसर यहाँ पर होना चाहिए वो होना चाहिए 2, 1, 3, 4। तो यहाँ पर 2, 1, 3, 4 हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसे हम ए वाले को हम करेक्ट कर देते हैं बेसिकली। तो हम इसको कर देते हैं 3 और इसको कर देते हैं हम 4। तो हमारा जो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद, वाटसन ने व्यवहारवाद का साथ दिया था, जी हाँ। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल। वर्दीमर गेस्टाल्टवादी थे, बिल्कुल ठीक है। कोफका, कोहलर और वर्दीमर ये तीनों हमारे सोच के सिद्धांत या फिर पूर्णता के सिद्धांत या गेस्टाल्टवाद से प्रभावित थे। जॉन डेवी ने संरचनावाद की कभी व्याख्या नहीं की। संरचनावाद की व्याख्या किसने की थी? ये की थी विलियम वुंट ने। और किसने की थी? और की थी टिचनर ने। वुंट वही है जिन्होंने पहली लैब खोली थी 1879 में मनोविज्ञान की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर ये युग्म इसमें से सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कौन प्रकट करता है? आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान किसी व्यक्ति में कब आएगा? बाल्यावस्था में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शैशवावस्था में? यहाँ तो बच्चा सोच भी नहीं पाता। किशोरावस्था में? हाँ। प्रौढ़ावस्था में? नहीं, क्योंकि किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना का विकास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा होगा? किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है स्टैनले हॉल ने। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास में विकास, समायोजन, परिवर्तन या अस्थिरता। किशोरावस्था में विकास जो है, शारीरिक विकास तो थोड़ा सा रुक जाता है, मानसिक विकास थोड़ा हो रहा होता है, लेकिन उद्वेलना वाली स्थिति में रहता है। तो यानी जो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है परिवर्तन, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन होते हैं वो किशोरावस्था में ही होते हैं, चाहे वो विकास की बात करें, चाहे हम बात करें शारीरिक वृद्धि की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एडोलोसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडोलोसेंस पुस्तक किसने लिखी थी? किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहने वाले पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी, स्टैनले हॉल ने ये पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो स्टैनले हॉल, ये वहाँ बिल्कुल करेक्ट है। हरलॉक की अगर हम बात करेंगे तो हरलॉक ने बुक लिखी थी जिसका नाम था डेवलपमेंट साइकोलॉजी। फ्राइड की अगर हम बात करते तो इन्होंने बुक लिखी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। और एडलर जब हम कहते हैं तो इन्होंने बुक लिखी थी ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण क्या नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य कब होगा? जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। सहनशीलता एक मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। सामंजस्य की योग्यता, जी हाँ, ये भी मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। सामंजस्य यानी कि अपने आसपास के वातावरण के साथ में आराम से अनुकूलित हो जाना। आत्मविश्वास, जी, जब मानसिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा अच्छा रहता है। अपरिपक्वता यानी मैच्योरिटी, ये आपका यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तो यानी जो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा? लक्षण नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक कौन से हैं? मानसिक स्वास्थ्य का बच्चे का कब बाधित होगा? ऑप्शन में हमारे पास में वंशानुक्रम का प्रभाव, जी हाँ, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर बच्चे के घर परिवार में अगर कोई शारीरिक रूप से बीमार है, जैसे सपोज कि जैसे डायबिटीज़ है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये इसके चांसेस हो जाते हैं कि बच्चे में भी वंशानुक्रम के तौर पर ये आ जाते हैं। परिवार का विघटन बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर। शारीरिक दोष, जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि विद्यालय से पलायन करने वाले बालक हैं, जो विद्यालय को छोड़ के भाग जाते हैं, उनके अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो भाई अगर कोई बच्चा अगर विद्यालय को छोड़कर भाग रहा है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि उसने स्कूल क्यों छोड़ा है।
तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, केस स्टडी विधि, प्रश्नावली विधि, सर्वेक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। प्रश्नावली विधि हमारे यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा जब स्कूल छोड़ रहा है तो आप उससे ये नहीं पूछ सकते भैया तू क्यों जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण विधि का कोई मतलब नहीं, आप इसका सर्वे नहीं करेंगे। प्रयोगात्मक, तो आप उसके ऊपर प्रयोग किस चीज़ का करेंगे, आप उसकी केस स्टडी कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि उसके घर परिवार में ऐसा क्या चल रहा है या फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है कि वो स्कूल को छोड़कर चला जा रहा है। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। वो कहते हैं ना कि उसकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या क्या चीज़ें आवश्यक है अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, जी हाँ, अगर अध्यापक को अगर सामाजिक सम्मान मिल रहा है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वो अच्छे तरीके से उस समाज को अपना भरपूर योगदान देने की कोशिश करेगा। विद्यालय का जनतंत्री वातावरण, जी हाँ, अगर विद्यालय में अगर उसकी बातों को माना जाएगा, यानी लोकतंत्र जैसा रहेगा कुछ माहौल, तो जो अध्यापक है वो ज़्यादा अच्छा अपने आप को परफॉर्म कर पाएगा। पद की सुरक्षा, जिस पोस्ट पर वो है अगर उस पोस्ट पर वो अपने आप को सेफ महसूस करता है तो ये भी इसके लिए आवश्यक है। पर्याप्त शिक्षण सामग्री, अगर उसके पास अच्छा लर्निंग मटेरियल होगा या फिर अच्छा उसके पास टीचिंग मटेरियल होगा तो वो अच्छा काम कर पाता है। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बालक के कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है। कुसमायोजन, ये बच्चा जो है वातावरण के साथ में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा है, समायोजित नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन में हमारे पास में है कि साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना, हाँ जी, एक कुसमायोजन की निशानी है। पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं कर पाना, यह भी कुसमायोजन की निशानी है। संतुष्ट और सुखी ना रहना, बिल्कुल सही है। चारों के चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल कैसे हैं, करेक्ट ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण क्या है। किशोरों में तनाव का प्रमुख कारण क्या है, कि किशोर जो है वो टेंशन में क्यों रहते इतना भाई। सभी के लिए अवसर की समानता, अगर सबको अवसर की समानता मिल जाए तो किशोर तनाव में क्यों रहेंगे। पीढ़ियों का अंतर, पीढ़ियों के अंतर से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनरेशन गैप का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इनके तनाव से। पर्यावरण से अनुकूलन, अगर वो अपने पर्यावरण से अनुकूलित रहेंगे यानी वहाँ से वो अपना सामंजस्य बिठा पा रहे हैं तो ये भी आपका कोई ऑप्शन नहीं होता। सबसे सही ऑप्शन है इसका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन क्या है, किशोरों में तनाव को कम कर सकते हैं। हाँ, ये जो पीढ़ियों का अंतर है ये एक बार को थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तनाव के लिए पीढ़ियों का अंतर होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी किसी जगह पर जनरेशन गैप जो होता है वो अच्छा भी हो जाता है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, ये कहता है कि निम्न में से कौन सी मनोरचनाएं कुंठा और अंतर्द्वंद को कम करती हैं। मनोरचना यानी मानसिक वृत्तियाँ कौन कौन सी जो कुंठा और अंतर्द्वंद को कम करेगी। ऑप्शन में हमारे पास में दमन, शमन, प्रतिगमन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम दमन की बात करें तो दमन का मतलब क्या है कि जैसे ही आपके मन में कोई भावना आती है, किसी दूसरी भावना को सोच के भावना अपने आप चली जाती है। ठीक है, ये आपका दमन है। सपोज़ कीजिए कि दो भाई हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, बड़े वाले भाई का मन करता है कि छोटे वाले भाई का गला दबा के उसे मार दे, लेकिन उसके मन में एक भावना आ जाती नहीं यार ये मेरा छोटा भाई है, तो क्या हो जाता है, वो दमन की प्रवृत्ति में आ जाता है और वो इंसान जो है उस वाली चीज़ को भूल जाता है। शमन की अगर हम बात करें, हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको गुस्सा आया है और आपका मन करता है कि मैं अपना मोबाइल फेंक के तोड़ दूँ, लेकिन फिर उसके बाद फिर अपने आप के मन को समझाते हो कि तोड़ दिया तो नुकसान तो मेरा ही होगा। तो ये आपकी भावना कौन सी हो जाएगी, आपकी शमन की भावना हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं प्रतिगमन की, प्रतिगमन यानी कि सपोज़ कीजिए कि पापा ने आपको चाटे चाटे मारे और आपने जाके छोटे वाले भाई को कूट दिया, तो क्या कर दिया आपने, प्रतिगमन कर दिया, यानी अपनी जो भावनाएं थी वो किसी दूसरे के ऊपर उतार दी। वैसे इसका एक दूसरा भी तरीका हो सकता है कि स्कूल में आपकी पिटाई लग गई और आपने जाकर घर में जाकर आप जोर जोर से रोने लगे या चिल्लाने लगे, तो ये क्या होता है, प्रतिगमन होता है, यानी आप जो नेगेटिव एनर्जी उसे आप किसी ना किसी तरीके से अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीडीपी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और क्या, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।